हम ये न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन किसको बोला है? लाइट को। जो हमारी लाइट है और हमारा जो मैटर है, दोनों का दो गला नेचर है, मतलब दोनों वेरिएशन करते हैं। कभी जो हमारी लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मतलब कभी वो कहती है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कभी मेरे पास एक प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो एक एटम है, ठीक है, उसमें फोटोन्स है, ये सब कह रही है। और कभी कह रही है मैं वेव हूँ। जो वेव आप कैसे इमेजिन करते हो? जो जैसे जो नागिन होती है, नागिन सीरियल्स में दिखाई जाता है, वैसे ऐसी वाइब करके मतलब कहीं भी चली जाती हैं। ठीक है, जैसे सांप की जैसे पूंछ होती है ना पिछली, वैसी उसकी मोशन होती है वेव की। ठीक है, और मैटर में भी जो है ड्यूअल नेचर कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी लाइट का वेव नेचर प्रूफ हुआ। ठीक है, तो हम सभी कंफ्यूज थे कि इसको एक क्या कहें, लाइट को वेव कहें या पार्टिकल कहें। बट हमारी लाइट का पहले वेव नेचर एक्सप्लेन हुआ किस एक्सपेरिमेंट से? किसने किया? किस साइंटिस्ट ने? हर्ट्ज ने और मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल हर्ट्ज ने क्या किया? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, उसको उसने बोला कि ये वेव नेचर से ही प्रूफ होगी, इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं हैं। ठीक है, तो उसने तो ये बता दिया। तो फिर क्या हुआ कि ऐसी हमारे जैसे साइंस काफ़ी ग्रो करती गई आगे तक, तो क्या हुआ कि जो हमारे जो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हमें बहुत कुछ आगे डिस्कवर करने का, वो कौन कौन से थे? पहले तो रॉयंटान थे जिसने एक्सरे की डिस्कवरी की। ठीक है, और एटम में से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जे जे थॉमसन जो कोई एक साइंटिस्ट थे, विलियम क्रुक। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स टाइप लिया, उसमें दो ना ट्यूब्स फिट कर दी। एक का नाम रख दिया कैथोड, एक का नाम रख दिया एनोड। ठीक है, तो हमारी जो कैथोड थी नेगेटिव चार्ज थी, एनोड हमारी पॉजिटिव चार्ज थी। हाँ, तो क्या हुआ कि इनको रख दिया और इसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर दिया। याद रखना, प्रेशर हमें लो क्रिएट करना है, और वो प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.001 एम एच जी। ठीक है, इतना प्रेशर होना चाहिए। एच जी में प्रेशर तो वैसे ही कम होता है। ठीक है, तो इतना प्रेशर होना चाहिए, और इतने प्रेशर होना चाहिए और वोल्टेज जो हाई हो, कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से करंट हो, पास हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भाई साहब ने ये लगा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी उनके बीच में। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ से कुछ मूविंग पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई जो कि कैथोड रेज से आ रहे थे। ठीक है, कैथोड की तरफ से, मतलब नेगेटिव की तरफ से कुछ आ रहे थे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये विलियम क्रुक ने एक्सपेरिमेंट किसने किया था? विलियम क्रुक ने। उसने क्या किया, उसने सोडा ग्लास लाया था, मतलब सोडियम का बना था ग्लास, इसलिए उसका कलर क्या आया? येलो ग्रीन। मतलब जिस मेटल से उसने जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले वो येलोइश ग्रीन शेड कर रहे थे, मतलब ऐसे लाइट ग्लो कर रहे थे, येलो ग्रीन। क्यों? क्योंकि सोडियम के जो मेटल, सोडियम का जो कलर है, जब वो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कौन सा कलर आता है? येलो ग्रीन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कैथोड और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे थे? कैथोड एंड एनोड, कैथोड टू एनोड में। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो हमें ये तो पता नहीं, पक्का नहीं पता था ये कौन से पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो जे जे थॉमसन आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी उसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल अप्लाई कर दी। तो उन्होंने देखा भी, हाँ यार सच में ये तो इलेक्ट्रॉन ही है ना जो आया है। तो उसने फिर इलेक्ट्रॉन की ई बाय एम रेशो निकाली, मतलब उसका चार्ज बाय मास रेशो निकाला। ठीक है, इससे कितनी की रेशो आती है? तो चार्ज बाय मास रेशो कितनी आई? 1.76 इंटू 10⁻11। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड 0.12 टाइम्स ज़्यादा है हमारी लाइट की स्पीड से। हमारी जो लाइट की स्पीड है ना, उससे थोड़ी सी, बिल्कुल पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, तो है ना, उन्होंने क्या कहा कि
जो हमारा E/M रेशो है ना इनकी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, वे वो हर एक की सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एटम, हम एक मैटर किसका बना है, छोटे छोटे एटम्स को जुड़कर मैटर बना है, ठीक है। और उस सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन जो इस बोर्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इस फ़ोन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जो एटम के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती E/M की रेशो, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। और हम कैथोड से आने वाले कह रहे हैं कैथोड रे पार्टिकल्स, और जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स में है। क्या हुआ 1887 में, तो ऐसे ही हमारे तब इतनी जो साइंस डेवलप नहीं थी, तो एक्सपेरिमेंट्स तो जो थे वो चलते ही रहते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने मेटल पर यूवी रेस को गिराया, और वहाँ पर से जो निकले इलेक्ट्रॉन्स, उसने चेक किया उसकी स्पीड जो थी वो कम थी, ठीक है। और उसने एक अचानक ही ऐसा हुआ केस कि एक मेटल को हीट कर दिया गया, और उसमें से भी वो इलेक्ट्रॉन निकले। तो अभी जो जे थॉम्सन थे उन्होंने कह दिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल, मतलब बिल्कुल इस पूरे ब्रह्मांड का बेस है, और वो पूरे यूनिवर्स में है, इससे ही हमारा मैटर बना है। मतलब अगर आप एक क्वांटम लेवल पर सोचो, ठीक है, अब आप अपनी धरती के ऊपर जाके खड़े हो, और आप देखो वहाँ पर कितने ज़्यादा प्लैनेट्स है, एस्टेरॉयड्स है, बहुत है, इमेजिन करो ऐसे, ठीक है। और आप इस लेवल पर सोचो, ये सब एक मैटर है, और एक एक इसका टुकड़ा जो है वो एक एटम होगा, और उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मतलब हमारे तो इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक हिसाब से हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि फंडामेंटल है और यूनिवर्सल, इससे मैटर बनता है, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसके लिए, ठीक है। और कहा भी इनकी रेशियो हमेशा सेम होती है। एक और थे साइंटिस्ट हमारे अमेरिका के, और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रखकर, मतलब अपनी, और उन्होंने उस पर चार्ज फाउंड किया, ठीक है। और कहा भी वो चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब एक बिल्कुल पर्टिकुलर वे में है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने इस पर E/M की रेशो भी थी निकाली, तो है ना। और इन्होंने कहा कि अगर आपके पास रेशो होगी ना E/M की, तो आप मास भी इस इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर सकते हो, जो हमने निकाला भी था 9.11 इंटू 10⁻³ ठीक है। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन के इमिशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आ गया इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है, कैसे होता है सब हम वो पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। जो एक मेटल होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं धीरे धीरे, तो वो ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेन रीज़न होते हैं कंडक्टिविटी के। मतलब सपोज वो सेटअप लगा दिया मैंने, बल्ब लगा दिया, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पर मेटल कनेक्टेड है, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे तब तब हम उस बल्ब को इलेक्ट्रॉन्स, तब तक वो सेटअप में इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते जाएंगे, फ्लो होते जाएंगे, और तब तक हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता रहेगा, ठीक है। तो क्या कह रही है कि जो मैंने अभी ऐसे ही थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स बाहर दौड़ते जाएंगे कि फूंक मार दिया और वो दौड़ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं कि जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत, वो फोर्सेस से अट्रैक्टेड है अंदर, मतलब मेटल की फोर्सेस ने उसे अंदर खींच के रखा हुआ है, और उसे हमें ओवरकम करना पड़ता है, मतलब हमें उस फोर्सेस को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। और जो मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन्स को बंदी बना कर रखा होता है, और हमें उनको छुड़वाना होता है, ठीक है। जब हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है, तो तब उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। लाइक ऐसा याद रखना कि वो पॉजिटिव है, इसने उसे दान कर दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो फोर्सेस तो होते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारा सपोज है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा बाहर निकल गया अपने फोर्सेस को कम करके, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी मिली सपोज उसे एटमोसफेयर से, उस थोड़ा सा बाहर निकला, तो मेटल क्या करेगा, उसे वापस खींचेगा, क्योंकि वहाँ पर फोर्सेस होते हैं काफ़ी। सो हमने क्या करना है, हमने उसको पूरा बाहर निकालना है, क्योंकि हमने अपना बल्ब जगवाना है, ठीक है। तो हमने एनर्जी दे दी उसको, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दे दी, और इलेक्ट्रॉन हमारा उछल के बाहर आ गया और हमारा बल्ब चल गया।
ठीक है। तो हमने कहा कि हम तो इतनी इतनी हमने पहले हमें पता नहीं था, तो हम तो कितनी ज़्यादा एनर्जी दे देते होते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम ये देखेंगे कि हमारे मेटल को कितनी एनर्जी चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो उस चीज़ को हमने बोला वर्क फंक्शन, मतलब उस मेटल का कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है हम उसको दे देंगे और वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा वापस, ठीक है। तो और जो एटम्स हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स है, हम उसके लिए एनर्जी वर्ड यूज़ करते हैं कि हम कितनी एनर्जी दें कि इसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। और इसको किससे डोनेट करना है, फाई नॉट से। मतलब अगर आप कहीं पर लिखा है ना फाई नॉट, तो आप समझ जाना कि ये वही वर्क फंक्शन है, वही मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डिपेंड करता है, मतलब सॉरी इसके एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे सपोज नीचे सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी का क्या काम है, बैटरी ने वोल्टेज देनी है, ठीक है। और जैसे ही उसने वोल्टेज प्रोवाइड की हमारे मेटल को, ठीक है, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। रेस्ट पे था, जीरो इनिशियल वेलोसिटी पे था और उसे एक्सेलरेट कर दिया और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो था हमारा आगे चला गया, ठीक है। मतलब एक्सेलरेट करके चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही हमारा जो है हमारा प्रोसेस होने लगा, ठीक है, तार जो हमारी वायर थी। तो हम इसको किससे डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल एनर्जी थी, ये हमने एनर्जी दी है इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वोल्टेज से एनर्जी दी ना हमने इसको। तो कितनी एनर्जी थी, 1.6 × 10⁻19 जाउल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे हैं तो उनको थोड़ी एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जो वर्क फंक्शन है, हम किसको कितनी एनर्जी देंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे मेटल पर। अगर अच्छा खासा मेटल है, ठीक है, बहुत अच्छे घर का है, तो उसको तो कम एनर्जी दोगे तभी वो खुश खुश रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। पर जो कोई ढीठ होते हैं वो नहीं देते। और अगर हमारा मेटल गंदा है, इम्प्योरिटीज़ हैं उसके सरफेस पर, तो भी वो कम इमिशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम निकालेगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पर सपोज कि यहाँ लिखा है कि किसी का वर्क फंक्शन कम है। इसका क्या मतलब हुआ, वर्क फंक्शन कम है मतलब कि उसको कम एनर्जी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है। जो सीजियम है उसको सबसे कम चाहिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि उसका एटम होता है ना बहुत बड़ा साइज में होता है। और देखो मेन हम मालिक कौन है, हमारा न्यूक्लियस, उस पर सब डिपेंड है। जो उस पर को उसके पास रहेगा वो उसको सबको अपने पास रखेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और जो उसके दूर जाएगा और उसे वो भेज देगा, ठीक है। तो वो इनकी दूरियां बढ़ने लगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन दूरी से ही चला गया। बट प्लेटिनम में सब पास पास थे, तो फिर उनको दूर करने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए थी ना, तो वो ज़्यादा चाहिए थी। तो कहाँ कैसे वेरी करती है, पहले सबसे कम किसकी है, सीजियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, लेड, एल्युमिनियम, मर्करी, कॉपर, सिल्वर, निकल, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये सब एक ऑर्डर में है दी, ठीक है। तो अब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के 3 तरीके हैं जो हमारी बुक में हैं, ठीक है। फर्स्ट है थर्मियोनिक एमिशन। अब इस वर्ड से समझो, थर्मोनिक, थर्मो मतलब हीट, ठीक है, मतलब हीट देकर आयंस को, थर्म आयोनिक, आयोनिक मतलब आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कराना, ठीक है, हीट देकर। तो जो वहाँ से निकलेंगे, हम जैसे तो इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे, अब हम बोलेंगे थर्मियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के तो जो हीट की वजह से निकले वो थर्मियॉन्स, ठीक है। जो लाइट की वजह से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फील्ड, सेकंड मेथड है फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, आप कनेक्ट कर दो दो एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ठीक है, 10⁻⁸ की स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दो। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक साइड से दूसरी साइड तक चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, आप देखते हो ना कभी भी स्पार्क होने लगता है, स्पार्क है ना, आप आवाज़ सुनते हो, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज़्यादा निकले हो, ठीक है। और थर्ड मेथड है फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेन है हमारा इसके लिए, ठीक है, इस चैप्टर के लिए, कि एक लाइट गिराओ उस मेटल पर जो एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की हो, मतलब लाइक
जैसे कि हमारी ब्लू लाइट है, सबसे अच्छी फ्रिक्वेंसी उसकी है, ठीक है। मतलब हमारी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, हमारी रेड की, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, ब्लू की, ठीक है। तो क्या उन्होंने कहा कि मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट होगी उससे उससे ज़्यादा अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एमिजर होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले काफ़ी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया ना, वो आपको उससे पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हर्ट्स ऑब्जर्वेशन, हर्ट्स मैंने आपको सबसे पहले बताया था, उन्होंने वेव नेचर के बारे में बताया था, ठीक है। तो किया उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 1887 की बात है, उन्होंने ना ईएम वेव की डिस्कवरी मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बन रही थी, ठीक है। इन्होंने खुद ही कहा था कि ये बात, पर जब इन्होंने ये नोटिस किया कि जब इन्होंने देखा कि स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि आवाज़ नहीं मतलब ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। आप जर्नली आप देखोगे ना, नॉर्मली जैसे हमारी वायर्स वगैरह से भी आने लग जाती है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो स्पार्क था हमारा, ये इंक्रीज हो गया जब वहाँ पर उनके पास वो लैम्प पड़ा था, ठीक है। तो उसमें से जो लाइट उसमें पड़ रही थी उस मेटल पर, मतलब जो उन्होंने पूरा सेटअप लगाया था, तो उस पर लाइट पड़ी यूवी रेज की, मतलब यूवी लाइट पड़ी, तो वो इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, कहते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल में, वो एनर्जी गेन कर रहे हैं और हमारी सराउंडिंग में जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे सराउंडिंग में जा रहे हैं और एक स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक करंट सा कह लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हेल्बर्ट और लेनार्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। सबसे पहले जो लेनार्ड थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमारे मेटल पर जब यूवी रेज पड़ रही थी, तब तो हमारा करंट था बिल्कुल अच्छे से, फोटो करंट जो था, दौड़ दौड़ के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम यूवी रेज स्टॉप करती तब करंट बंद हो गया, ठीक है। तो इसका कनेक्शन फोटो इलेक्ट्रिक करंट से बनने लगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या सेटअप किया था, एक पास एक में हमारे कैथोड था, एक एनोड था, ठीक है। जो कैथोड वाली साइड दो जो थी, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, मतलब लाइट जा रही थी, मतलब वहाँ पर इमिटर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, वहाँ से निकलेंगे और एनोड की तरफ जाएंगे और कलेक्ट होंगे, मतलब वहाँ पर एक कलेक्टर लगा होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या होगा, वो एक्सटर्नल सर्किट में जाकर हम अपना करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है। तो जो करंट जो हो रहा था वो कैसे निकलेगा, कम निकलेगा, ज़्यादा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन सी लाइट आ रही है, किस फ्रिक्वेंसी की है, क्या उसकी वेवलेंथ है, और कितना पोटेंशियल लगा है एनोड की तरफ। मतलब देखो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैथोड में से, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एनोड में आ रहे हैं, अगर एनोड में हम पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा लगा दें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर खींचे खींचे आ जाएंगे और एनोड में फिक्स हो जाएंगे। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिस्कवर किया, क्या देखा, क्या नोटिस किया कि जैसे ही उसने सेटअप लगाया था तो उसने मेटल जिंक का रखा था, जब यूवी रेज पड़ रही थी उस मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो ही रहे थे। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उस पर जो चार्जेस हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब वो अपने आयंस कम कर रहा है, जिंक जो है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, सो नेगेटिव पार्टिकल्स रिमूव हो रहे थे, और जिंक पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 1897 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिमूव जब इलेक्ट्रॉन मेटल में रिमूव कर रहे थे तो उनका क्या प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। बट इफ फ्रिक्वेंसी इज लेस देन द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, देन इट इज़ द थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब कि जितनी फ्रिक्वेंसी उसे चाहिए उस मेटल को टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वो होती है हमारी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो चाहिए वो हमारी मटेरियल पे डिपेंड करती है, कितना ज़्यादा मटेरियल होगा, सॉरी कितना अच्छा मटेरियल है, ये किस वैरायटी का मटेरियल है, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलते हैं, ठीक है। तो हम वो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इसलिए हम इसलिए हमने उसका नाम रख दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स
के निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लगा दी, ठीक है, और साथ में एक सर्किट कनेक्ट कर दिया। मैंने पहले बताया था ना, एनोड से सर्किट हमने आउट की तरफ कनेक्ट किया क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे पूरे सर्किट में फ्लो होंगे, ठीक है। तो एक सोर्स है हमारा, हमारा सन सोर्स है, यूवी की रेज आ रही है वहाँ से, और हमने सील करके रखा है चैम्बर सारा, और सिर्फ हमारी लाइट ही अंदर आ सकती है। एक तरफ प्लेट लगाई है और एंड में हमने मेटल लगाया है। इस साइड कैथोड है और इस साइड एनोड है, ठीक है। और इस कैथोड को हम क्या बोल रहे हैं, एमिटर, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा वहाँ पर कलेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है कैथोड और एनोड के बीच में कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करे, ठीक है। और इनको कौन मेंटेन करके रख रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, वो है हमारी पोटेंशियल, ठीक है। वो पोटेंशियल हमने लगाई है, बैटरी वगैरह कनेक्ट की है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना रही है, और कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब एक एक साइड कैथोड है, एक साइड एनोड है, हाँ ये हमारी मर्जी, हम किस साइड ये रखेंगे। अगर हम इसको रिवर्स करना होगा तो हम इसमें कॉम्यूटेटर, ये डिवाइस होता है जो पोलैरिटी रिवर्स करता है, मतलब नेगेटिव साइड पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो हमारा V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस से वी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे करते हैं। और करंट हमारा माइक्रो एम्पियर में होता है, कि करंट तो कम होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होता है, ठीक है। तो हम जो ओम्स लॉ में पढ़ते थे V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर ये बताया है कि अगर हम पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं तो हमारा करंट भी चेंज होगा। लाइक V इज इक्वल टू आई आर था, तो यहाँ पर भी ऐसे चेंज होगा, ठीक है। बट जो पोटेंशियल है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, कैसे चेंज होगा वो? यहाँ पर रजिस्टर थोड़ी है कोई, तो वो कैसे चेंज होगा हमारा पोटेंशियल? जैसे जैसे हम इसकी इंटेंसिटी चेंज करेंगे और फ्रिक्वेंसी। हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करती है फोटो करंट पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंटेंसिटी होती क्या है। एक हिसाब से इसका वर्ड ब्राइटनेस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक बल्ब लिया 50 वाट का और एक लिया 100 वाट का। ऑब्वियस सबको पता है कि 100 वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, एक अच्छे ब्राइटनेस से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब उसकी ज़्यादा पावर है, उसकी ज़्यादा वॉट है, और उसकी ज़्यादा ही इंटेंसिटी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही हमारा सेम सेटअप है, तो मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा बना लिया कि कैथोड से एनोड हम अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, पर आपको ये बात याद रखनी है, हमने वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सेम रखनी है, ठीक है। हमने उनको नहीं कोई छेड़छाड़ी करनी, हमने सिर्फ इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है और उसका चेंज देखना है, उसमें क्या चेंज आता है। जैसे हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, अब वो ज़्यादा क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि 100 वाट वाला ज़्यादा क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट दौड़ रहा है। मतलब कि उसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी गिनती बढ़ जाएगी। मतलब जैसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मेटल पर पड़ेगा, इंटेंसिटी वाली लाइट मेटल पर पड़ती है, मेटल के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उछलने शुरू हो जाते हैं और बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, सारे आ जाते हैं। और क्या होता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। सो हमारी अगर हम ग्राफ देखें तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, और हम ये ग्राफ बिल्कुल लीनियर आएगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करेंगे कि अगर हम V चेंज कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। पोटेंशियल तो चेंज करोगे बट फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आपको बिल्कुल सेम रखनी पड़ेगी, तभी हम चेंज को मेजर कर पाएंगे, ठीक है। जब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, मतलब पहले 1 2 3 वोल्ट, फिर 10 11 वोल्ट, ठीक है, मतलब पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने की पावर दे रही हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे ही वो वोल्टेज जो पहुंचेगी इलेक्ट्रॉन के से, और वो झट से मतलब दौड़ जाएगा वहाँ पर और सर्किट कंप्लीट करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा कि इतने ज़्यादा अगर हम तेज़ी से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सारे नोड पर, तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा कि जो और जाए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से ख़त्म ही हो जाएंगे ना। अगर सारे ही चल जाएंगे नोड पर, तो क्या होगा कि वहाँ पर एक सेचुरेशन आ जाएगी, मतलब बिल्कुल सेचुरेशन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर है उतने ही एनोड पर हो जाएंगे, मतलब वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में जाएंगे, मतलब सपोज 5 कैथोड पर आ गए, 5 ही एनोड पर आए, तो बराबर ही हो गया ना एक हिसाब से। तो क्या हुआ कि हमने अब इसको ठीक करना है, सो हम क्या करेंगे, इनकी पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, मतलब जहाँ पर हमारा एनोड है वहाँ पर कैथोड कर देंगे, कैथोड पर एनोड कर देंगे, ऐसे कर देंगे कॉम्यूटेटर से, ठीक है, डिवाइस है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमने सपोज ना इनकी पोलैरिटी नहीं रिवर्स की, तो क्या होता वहाँ पर, जहाँ पर एनोड पर जब नेगेटिव नेगेटिव हो जाना था, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह मतलब घुसे पड़े होने थे, और वो सब आपस में रिपल्शंस कर रहे होंगे, है ना। तो फिर रिपल्शंस तो फिर हमारे लिए नुकसान ही करेगी, इसलिए हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, ठीक है। तो हमने पोलैरिटी रिवर्स की और हमने पोटेंशियल अब इंक्रीज़ कर दी, और हम पोटेंशियल लगाई जा रहे हैं कि दैट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वापस आ जाए हमारी कैथोड पर, क्योंकि कैथोड मेन है ना हमारी। तो जितना ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो ढीठ होते हैं, मतलब वहाँ पर बैठे हैं वो एनोड पर, अब वो कह रहे हैं हम कैथोड पर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो एक ऐसी पोटेंशियल जहाँ पर सारे ही इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएं, ठीक है, तो वो होगा हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब उस पोटेंशियल ने बिल्कुल ही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ कर दिए, मतलब जो करंट का एक हिसाब से स्टॉप कर दिया, मतलब कि प्रोसेस जो स्टॉप हुआ था वो कर दिया ऑन, है ना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन सारे वापस कर लिए, ठीक है। सो जब हमने रिवर्स की तो हमारा फोटो करंट ज़ीरो हो जाएगा। अभी देखो ना, अगर सारे इलेक्ट्रॉन वापस कैथोड पर आ जाएंगे, अगर एनोड पर कोई होएगा ही नहीं, तो हमारा फोटो करंट स्टॉप हो जाएगा, हमारा करंट स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा कि हमारा फोटो करंट स्टॉप हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जहाँ पर वो स्टॉप हो जाए वो वैसी पोटेंशियल है वो, ठीक है। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन सब की डिफरेंट एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, E = V0, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो डिपेंड करता है हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। अब हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये ग्राफ है जो, देखो हमने 3 बल्ब लिए, ठीक है, एक 50 वाट का, एक 100 वाट का, एक 150 वाट का। वेवलेंथ सबकी एक है, फ्रिक्वेंसी सबकी एक है, क्यों, सभी येलो हैं, येलो एक ही वेवलेंथ की है, सभी एक ही फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं है ना हमारी। अब देखो, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, मतलब जिसकी ग्लो करने की क्षमता ज़्यादा, अब देखो इतने वॉट का है, मतलब ज़्यादा ही ग्लो करेगा, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है वो हम सबको पता है, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा ग्लो करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे वो ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही होंगे वहाँ से, और अच्छे से ग्लो होगा, ठीक है। बट उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इन तीनों बल्ब को अलग अलग सर्किट पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हम क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड लेकर चल जाते हैं, और वापस उन्हें खींचते हैं वहाँ से, पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, जो मैंने पहले कहा, पोलैरिटी रिवर्स करेंगे और सबको खींचेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, उसकी स्पीड तो अलग है, ठीक है। तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या करना होता है, उसने सिर्फ, उसका ये काम है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से लेकर आना, ठीक है, बिल्कुल सेम स्पीड से लेकर आएगा तीनों को, ठीक है। वो क्योंकि उसने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगानी है, और उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है और जाना है, ठीक है। वो नहीं डिपेंड करता भी कितने इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर। कहीं ये सोचते हैं भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और वो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा खींचने में, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप ये मेन कंसेप्ट बनाओ कि पोटेंशियल को सिर्फ एक्सेलरेट करने का काम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चाहे जितने मर्जी हो, ठीक है, ये मेन बात है। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती कि 150 वाट का बल्ब होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसे कि उसकी पोलैरिटी रिवर्स करके उसे वापस ले आने में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी इन सब चीज़ों पर नहीं डिपेंड करती, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की होती है ना अंदर स्पीड होती है, वो हमारी डिपेंड करती है उनकी रेडिएशन पर,
ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना उसकी, यस, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंटेंसिटी चेंज की पर हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल सेम रही। ये कि फ्रिक्वेंसी का जो है करंट पर कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, मतलब कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड है। ठीक है, अगर हमने फ्रिक्वेंसी के चेंज को देखना है तो हमें पोटेंशियल और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, हमने रिलेशन भी पढ़ा E इज़ इक्वल टू एच न्यू, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास और वो उतनी ही तेज़ी से भागेगा ज़्यादा एनर्जी लेकर। ठीक है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मतलब ज़्यादा स्पीड होगी उसकी और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखो, जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मतलब वो उतनी तेज़ी से भाग रहा है, हमें उस उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए उसे पकड़ने के लिए, मतलब वो चोर की स्पीड इतनी ज़्यादा है और उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस चाहिए उसे पकड़ने के लिए। बस ऐसा ही है, जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा सबसे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का देखें तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस इसकी स्लोप ज़ीरो नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली वेरी करती है क्योंकि अभी ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम लेती है और फिर वो जैसे चलना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी स्लोप ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम कट ऑफ होती है हर एक की कि दैट की हमारी स्टॉपिंग जो हमारा करंट है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है हर एक मेटल की, जिससे हमारा जो करंट है वो ज़ीरो हो जाए। पर हम कंक्लूजन करेंगे थोड़ा सा इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, इंटेंसिटी में आपको ये बात याद रखनी है कि चाहे आप जितनी मर्जी फ्रिक्वेंसी की चाहे आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो, ठीक है, सपोज़ आपके पास रेड लाइट है, ठीक है, तो आपने वो लाइट का बल्ब लिया 100 वाट का, 150 वाट का ले लिया। ठीक है, और आपने कहा कि मेरी तो लाइट इतनी ग्रो ही नहीं कर रही है ना। क्यों नहीं ग्रो कर रही? क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हुए हैं। मतलब हाँ, आपका फोटो करंट इंक्रीज़ होगा, बट जो आपकी करंट पर जो आपकी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो बहुत कम होगी। ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी का बल्ब ले लो, पर अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कम है तो जितनी उसे फ्रिक्वेंसी चाहिए अगर उससे कम है तो फिर बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी तो वो इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, सपोज़ आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और आपका थोड़ी इंटेंसिटी का बल्ब है तो फिर भी वो ईज़िली ग्लो कर जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं कि जो मटेरियल होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं ना, वो लाइट को सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि कोई अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग लाइट जैसे वर्क करती है, जैसे कि यूवी रेज कॉपर पर वर्क करती है बट रेड और ग्रीन लाइट नहीं करती, इसलिए हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे सेलेनियम मेटल जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक और कॉपर। ठीक है, कहते हैं कि जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मिलती है हमारे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हमारी जो मेटल को, ठीक है, और वो चाहे थोड़ी सी मिले, इतनी सी मिले, तभी भी वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 10⁻⁹ सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, नीचे थोड़ी सी समरी है कि जैसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी जल्दी हमारा करंट सैचुरेट करेगा। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी जल्दी हमारा जो करंट है वो सैचुरेट करेगा। इसका मतलब कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी और हमारा जो करंट है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे ही बढ़ेगी।